हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं चिन्ह परिपाटी नियम और प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का। ये वीडियो नंबर 3 है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया उन्हें देखिएगा। ठीक है, वो वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस चिन्ह परिपाटी नियम का उपयोग क्या है। तो देखो, जो भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे छोटे मोटे, उनमें जो भी आप जैसे नियम लगाओगे कि जो आप आगे बताऊंगा दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो उससे आपको ये पता चलेगा कि इसमें कौन सा नियम कैसे लगेगा। ठीक है, तो आपको वस्तु किधर रखी जाएगी, उसका प्रतिबिंब किधर रखा मिलेगा, और उसके साथ साथ वस्तु धनात्मक लेंगे या ऋणात्मक लेंगे, प्रतिबिंब धनात्मक लेंगे या ऋणात्मक लेंगे, ये सारी बातें इसमें हम चिन्ह परिपाटी नियम में देखेंगे, जो बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को। चलिए देखते हैं। तो जो ये नियम है चिन्ह परिपाटी नियम, ये दोनों उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में लागू होगा। ठीक है, तो गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी नियम क्या है। चिन्ह परिपाटी में दर्पण के ध्रुव P को मूल बिंदु मानते हैं। हम जो भी दूरियां मापेंगे वो मूल बिंदु से ही मापेंगे। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी नियम में दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं तथा मुख्य अक्ष के निर्देशांक पद्धति का एक्स एक्स अक्ष लिया जाता है। जो इसमें जो मूल बिंदु का जो इसमें जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष को हम एक्स कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके साथ इसमें जो आपका अभिलंब पड़ता है, अभिलंब को हम वाई अक्ष की तरह कंसीडर करेंगे। यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है, तो चलिए वो एक एक नियम इसके एक करके बात करते हैं। तो इसका जो पहले नियम यही कहता है कि जो वस्तु रखा जाएगा, वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाएगा। इसका मतलब ये है कि दर्पण पर जो प्रकाश जो आपतित होगा वो हमेशा बाएं तरफ से ही आपतित होगा। ठीक है, तो पहले नंबर प्रकार इसका रूल ये है कि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाएगी और आपतित प्रकाश की दिशा किधर होगी, वो बाएं तरफ से जो प्रकाश इसमें आपतित होगा। ठीक है, दूसरा नियम कहता है कि इसमें हम जो भी दूरियां कंसीडर करेंगे वो दर्पण के ध्रुव से कंसीडर करेंगे। जो भी दूरियां मापेंगे इसमें, वो हम दर्पण के ध्रुव से मापेंगे। इसलिए इसमें कहा गया कि दर्पण के ध्रुव को हम मूल बिंदु मानते हैं। ठीक है, तीसरा नियम कहता है कि जो हम दर्पण के ध्रुव से, ठीक है, जो आपकी दाईं ओर की दूरी नापी जाएगी वो हमेशा धनात्मक मापी जाएगी, और दर्पण के ध्रुव से जो हमारी दूरी बाईं ओर मापी जाएगी वो हमारी ऋणात्मक मापी जाएगी। दर्पण के ध्रुव से ही क्यों मापी जाएगी, मैंने अभी बताया आपको कि दर्पण के ध्रुव को हम मूल बिंदु मानते हैं। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, तो ये नियम हो गया। अगला नियम कहता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष से ऊपर जो दूरी मापी जाएगी वो पॉजिटिव मापी जाएगी, अर्थात धनात्मक मापी जाएगी, और दर्पण के मुख्य अक्ष से जो नीचे की दूरी मापी जाएगी वो हमारी ऋणात्मक मापी जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये जो मैंने नियम बताए हैं, इस नियम को आपको हमेशा याद रखना है और इसी से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर से देख लो। पहला नियम कहता है कि जो वस्तु रखा जाएगा हमेशा दर्पण की बाईं ओर रखा जाएगा। इसका मतलब आपतन प्रकाश की जो दिशा होगी हमारा बाईं ओर से होगी। जो प्रकाश आपतित होगा वो बाईं ओर से आपतित होगा। ठीक है, ठीक। और दूसरा नियम मैंने बताया कि दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानेंगे, और जो भी दूरियां मापेंगे वो दर्पण के ध्रुव से ही मापेंगे। ठीक है, तीसरा नियम कहता है कि दर्पण के ध्रुव से जो हम दूरी दाईं ओर की मापेंगे उसे हम धनात्मक लेंगे, और जो दूरी हम दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर मापेंगे उसे हम ऋणात्मक लेंगे। चौथा नियम कहता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष कि ऊपर जो दूरी मापेंगे, ऊपर की ओर मापेंगे, उसको हम धनात्मक लेंगे, और दर्पण के मुख्य अक्ष की जो दूरियां नीचे की ओर मापेंगे उसे हम ऋणात्मक लेंगे। तो ये नियम मैंने जो 4-5 नियम इनको मैंने आपको बताया, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और जो भी आप दर्पण के सूत्र से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे वहाँ पर आपको प्रतिबिंब को धनात्मक लेंगे या ऋणात्मक लेंगे, या जो भी दूरियों मापेंगे
उनमें कौन से नियम लगेंगे वो आपको हमेशा याद रखने होंगे, ठीक है। तो बच्चों हम आगे बात करते हैं दर्पण का सूत्र तथा आवर्धन। अब दर्पण का सूत्र ये होता है 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ पर आपको ये बात याद रखना है कि जो f होता है वह ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी होती है, अर्थात इसे हम फोकस दूरी कहते हैं। v होता है दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी होती है, और u होता है दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी होती है। तो v होता है वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी, u होता है वस्तु की दूरी, और इनको हम ऐसे जो लिखते हैं 1/f = 1/v + 1/u। तो इसे हम कहते हैं दर्पण का सूत्र। अब यहाँ पर v को हम धनात्मक लेंगे या ऋणात्मक लेंगे, u को धनात्मक लेंगे या ऋणात्मक लेंगे, ये आपको चिन्ह परिपाटी नियम से समझ में आएगा। चूँकि दर्पण में हम जब भी वस्तु रखते हैं तो वस्तु हमेशा हम दर्पण की बाईं ओर रखते हैं। इसका मतलब ये है कि जो वस्तु को हम हमेशा ऋणात्मक ही लेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। आगे चलिए आवर्धन देखते हैं। आवर्धन क्या होता है? तो देखिए गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वो आपेक्षिक विस्तार होता है, जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। मतलब देखिए जो गोलीय दर्पण होता है उसमें जो आवर्धन होता है वो क्या होता है, वो बताता है कि जो आपका प्रतिबिंब है वो वस्तु की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित देता है, कितना गुना बड़ा है, ठीक है। तो इसमें आपको जो m बराबर क्या बनता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपान बिंब की ऊंचाई। तो ये m बराबर h अपान का h, ये होता है आपका फार्मूला होता है। अब एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ से आपका एक जो फार्मूला होता है ये भी यहाँ से निकल के आता है, इसको भी आप यहाँ पर लिख के चलेंगे कि आवर्धन बराबर h' अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ये होता है h अर्थात वस्तु की ऊंचाई। अर्थात जो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी अर्थात v, और वस्तु की ऊंचाई मतलब वस्तु की दूरी अर्थात u। जो बिंब होता है, बिंब का मतलब वस्तु ही होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो -v अपान का u अर्थात -v हो गया प्रतिबिंब की दूरी और u हो गया वस्तु की दूरी, ठीक है। तो अब देखिए आभासी प्रतिबिंबों के लिए बिंब की ऊंचाई धनात्मक लेनी चाहिए, जो भी आभासी प्रतिबिंब होंगे, ठीक है। अब देखो आभासी प्रतिबिंब कम बनता है, मैंने जब आपको समझाया था कि कैसे कैसे अवतल दर्पण की कौन सी स्थितियाँ होती हैं, उत्तल दर्पण कौन सी स्थिति होती है, मैंने ये आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया आप करके पहले वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि अवतल दर्पण की कुल 6 स्थितियाँ होती हैं, ठीक है। अवतल दर्पण की कुल 6 स्थितियाँ होती हैं, जिनमें हम अलग अलग स्थितियों में वस्तु को रखते हैं और उसमें अलग अलग स्थितियों में हमको प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उनकी प्रकृति भी अलग होती है। तो प्रतिबिंब की अगर हम उसके प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो प्रतिबिंब की प्रकृति में जो पहली 5 स्थितियाँ होती हैं उनमें सभी में जो वस्तु मिलता है वो वस्तु जो है वास्तविक होता है और उल्टा होता है। लेकिन जो छठवीं स्थितियाँ होती हैं कि छठी स्थिति में जब हम वस्तु को दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं, उस स्थिति में हमको जो वस्तु मिलता है वो जो हमको प्रतिबिंब मिलता है, प्रतिबिंब को दर्पण के पीछे मिलता है, और तब जो हमारा वस्तु प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वो क्या होता है, आभासी होता है और सीधा मिलता है। तो एक स्थिति होती है अवतल दर्पण में और 2 स्थितियाँ होती हैं हमारे उत्तल दर्पण में, जब हमको प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधा प्राप्त होता है। तो वही कह रहा है कि आभासी प्रतिबिंबों के लिए बिंब की ऊंचाई धनात्मक लेनी चाहिए, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक लेनी चाहिए। तो जो अवतल दर्पण की जो 5 स्थितियां हैं उन सभी 5 स्थितियों में हम प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक लेंगे। तो आपको ये चीज़ याद रखनी होगी विथ कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि हम प्रतिबिंब को कब धनात्मक लेंगे और कब ऋणात्मक लेंगे, ठीक है। तो आभासी प्रतिबिंब के लिए हम धनात्मक लेंगे और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हम ऋणात्मक लेंगे, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। फिर कह रहा है कि आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, जबकि धनात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब आभासी है। अर्थात देखिए अगर जो तुमने अभी मैंने बताया कि आवर्धन होता है m बराबर
प्रतिबिंब की ऊंचाई अपान वस्तु की ऊंचाई अर्थात माइनस का v अपान यू। इस फार्मूले से अगर आपका जो आवर्धन है वो हमारा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो अगर आगा जो आपका आवर्धन है वो धनात्मक आ रहा है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो क्या है, वो आपका आभासी है, ठीक है। और अगर जो आवर्धन हमारा ऋणात्मक आएगा, इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, वास्तविक है। तो ये चीज़ें आपको जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं इनको आपको क्लियर करके चलना होगा कि जब आवर्धन हमारा धनात्मक आएगा इसका मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब हमारा आभासी है, और अगर आवर्धन हमारा ऋणात्मक आएगा इसका मतलब कि प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है। तो ये चीज़ें आपसे MCQ में पूछ सकता है बेटा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखने चलनी होगी। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, जबकि धनात्मक मान से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब आभासी है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई? अगर नहीं आई तो फिर वीडियो को रिप्ले कीजिए, फिर से देखिए और समझिए। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपके पास कमेंट बॉक्स है, उसमें आप लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो वीडियो को देखने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं अगला जो वीडियो बनेगा उसमें बताऊंगा कि अपवर्तन क्या होता है, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन यहाँ से कंप्लीट होता है। ओके, चलिए।